नाज़रीन, हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अब खुद मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। नाम लेने हैं नहीं लेने हैं, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना है या सिर्फ इमरान खान से लड़ना है। बयान और बयानिए में इख्तलाफ सामने आ रहा है, अब हाम सामने आ रहा है। हुकूमत गिराने से पहले ही पीडीएम के अपने कले में दरारें पड़ गई, टूट फूट के इशारे मिलने लगे हैं। कुछ रहनुमा अलहदा हो रहे हैं, कुछ बयानिए से इख्तलाफ का इजहार कर रहे हैं, अस्करी क़यादत का नाम लेने से इख्तलाफ कर रहे हैं, नए महाज ना खोलने के मशवरे दिए जा रहे हैं। हुकूमत ने भी पीडीएम से निमटने के लिए कमर कस ली है। अपोजिशन की तहरीक से कैसे निमटा जाए, मुशावरत के लिए वजीर आजम ने पार्टी की आला क़यादत का इजलास भी बुला लिया। वज़ीर आज़म ने कहा, जलसों में वाज़े हो गया कि अवाम अपोजिशन के साथ है या हुकूमत के साथ। वज़ीर आज़म ने हर महाज पर अपोजिशन को भरपूर जवाब देने की हिदायत की, जबकि पीडीएम अब नया मिसाक बनाने पर गौर कर रही है। नया रोड मैप तय करने का सोचा जा रहा है। नवाज शरीफ की जानिब से अस्करी क़यादत के नाम लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो इसे नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला करार दे चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसी बात पर गौर के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास हुआ और खबरों के मुताबिक इसमें नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ पर तवील बहस हुई। मुतज़ाद आरा सामने आई, लहजा तब्दील करने की सलाह दी गई। रोज़नामा जंग की खबर के मुताबिक आसिफ जरदारी ने कहा, नए महाज न खोले जाएं। यह तय किया गया कि अब नया रोड मैप बनाया जाएगा और इसके लिए 13 और 14 नवंबर को इजलास बुलाया जाएगा। इजलास के बाद जब मीडिया ने सवाल किया कि अब इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा या शख्सियात का, तो आमतौर पर धीमा अंदाज इख्तियार करने वाले मौलाना फजलुर रहमान वो भी गुस्से में आ गए। के लिए या जर्नैलों का नाम लिया जाएगा या एस्टैब्लिशमेंट का वर्ड यूज? ये कोई मसला नहीं है। आप मीडिया ने इसको मसला बना दिया है। सब जानते हैं कि जब एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है तो कौन मुराद होते हैं। तो किसी ने सराहत से कह दिया, किसी ने सराहत से नहीं किया। ये कोई मसला नहीं है हमारे नजदीक। मैं करता हूँ। आगे आप देखें, ये कोई मसला नहीं है। तो मसले कौन से बना रहे? क्या मौलाना की बरहमी इस बात का इजहार है कि पीडीएम इजलास नाखुशगवार रहा? इस बारे में हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अपोजिशन इजलास में इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया गया कि आईजी सिंध के अगवा का वाक़या गुजरे 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके, अभी तक इसकी रिपोर्ट क्यों सामने नहीं लाई गई। 19 अक्टूबर को कराची में कैप्टन सफदर साहब के साथ जो वाक़या पेश आया, फिर उसके बाद आर्मी चीफ की सतह पर मुदाखलत हुई, क्योंकि पुलिस के तमाम अफसरान ने सुबह में छुट्टी पर जाने का फैसला कर लिया था और उनको ये कहा गया था कि हम एक तहकीकाती कमेटी बनाएंगे जो 10 रोज के अंदर सिफारिशात पेश करेगी। लेकिन आज 3 हफ्ते हो रहे हैं, उसके किसी किस्म की अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? खबरें बता रही हैं कि पीडीएम के दीगर जमातें नवाज शरीफ के बयानिए का साथ नहीं दे रही। ये तासुर पाया जा रहा है कि नून लीग अपनी इनफरादी तरजीहात के लिए पीडीएम को हाईजैक कर रही है। इसी वजह से बिलावल भुट्टो ने भी नवाज शरीफ के बयानिए से फासला अख्तियार किया था। की वजह से ही नून लीग पार्टी सतह पर भी नुकसान उठा चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज बलोचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच और रुकने सूबाई असम्बली सनाउल्लाह जहरी अपनी जमात से अलहदा हो चुके। अगर फौज यहाँ पर ना हो तो दूसरे दिन फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या हो सकता है और क्या होगा। फौज के अंदर बगावत की भी होने वाली, इसका अगर मेरा चीफ भी कहेगा, मेरी बात भी कब्र से बाहर निकल के मुझे आके कह दे ये वो अपना फैसला वापस दें, ये कभी भी वापस नहीं दूंगा। इसमें मैं ताबेदारी नहीं करूँगा। मैं इसकी बुनियाद के ऊपर मैंने इस्तीफा दी है। नवाज शरीफ की पार्टी से रिजाइन करता हूँ। हम आज से नवाज शरीफ के इसी तरह हम उसकी मुखालफत करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। आज से हमारा नवाज शरीफ के साथ कोई वास्ता नहीं है। अहम बात यह है कि जो आवाज अपोजिशन की सफों से उठ रही है, जो बात अपोजिशन के बागी रहनुमा कर रहे हैं, वही बात वजीर आजम इमरान खान भी कह रहे हैं। वो जबान इस्तेमाल कर रही है एक उस फौज के खिलाफ जो हर रोज अपनी कुर्बानियां दे रही है इस मुल्क के लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते। बयानिए पर इख्तलाफ अपनी जगह, मुस्लिम लीग नून सियासी दर्जा हरारत बढ़ाती जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के जलसों में अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा कर रही है। 2018 में इलेक्शन में धांधली करके आज आपको 2.5 साल बाद छुपने की जगह नहीं मिल रही। तब तो सारे एक पेज पे थे ना, तब तो कोई मसला नहीं था।
अब तो सफ़े भी पलट गए और एक पेज वाले भी इधर के उधर चले गए हैं इंशाअल्लाह ताला। अब अगर आपने मजीद धांधली करने की कोशिश की तो आवाम न सिर्फ आपके चेहरे पहचानेगी बल्कि आपका घेराव करेगी और आपको इंशाअल्लाह ताला नेम भी करेंगे और शेम भी करेंगे। हुकूमत ने भी ऑपोजिशन पर शिकंजा तंग करना शुरू कर दिया है। लाहौर में मुस्लिम लीग नवाज के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नजीर को गिरफ्तार किया गया और उन पर केस नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराइका बनाया गया। आमदन से ज्यादा असासों के केस में राना सनाउल्लाह को भी नैब ने तलब कर रखा है। आखिर ये सारा मामला हल कैसे होगा? हुकूमत ऑपोजिशन से किसी किस्म की बातचीत पर आमादा नजर नहीं आती। अगर बातचीत होती भी है तो क्या उनके साथ होगी जिनका नून लीग नाम लेती है? और इतने वाज़ेह अंदाज में नाम लेने के बाद क्या अब मुज़ाकरात मुमकिन भी है? इन सवालों का जवाब लेंगे नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब से, लेकिन पहले वफाकी वजीर शफकत से पूछेंगे कि आज जो वजीर आज़म साहब की सदारत में इजलास हुआ उसमें क्या तय पाया। खबरें तो यही आ रही हैं, शफकत महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, खबरें तो ये आ रही हैं कि आपने पीडीएम के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये इजलास बुलाया, तो सर क्या स्ट्रेटजी है, क्यों काउंटर करेंगे? क्या वाकई पीडीएम से अब आप खाइफ हो चुके हैं? आपके लिए परेशानी का बायस है पीडीएम कि उसको काउंटर करने के लिए बाकायदा स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? पता नहीं ये क्यों आपको ये इम्प्रेशन है कि कोई खास स्ट्रेटजी प्लान की जा रही है। जो इवेंट हाफिजाबाद में हुआ है वो एक इनॉग्रेशन थी यूनिवर्सिटी की और उसको वो एक पब्लिक मीटिंग की सूरत हाल अख्तियार कर गया। और सवात में भी इसी तरह इनॉग्रेशन थी जो कि एक बहुत बड़ा जलसा बन गया। ये इसका मकसद ये नहीं था कि कोई पीडीएम से कोई किसी वजह से कोई खैफ है। आपने देख लिया अवाम की कितनी सपोर्ट है पीटीआई के लिए, और जो सपोर्ट अवाम की आपको नजर आ रही है उसके बाद कौन सी ऐसी चीज रह जाती है जिसके बारे में कोई वरी हो या कोई हो कि जी बड़ा कोई पता नहीं क्या होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन शफकत महमूद साहब, ये तो खबरें आ रही हैं कि पीटीआई की सीनियर क़यादत का इजलास जो बुलाया गया आज वो इसी हवाले से बुलाया गया, यही डिस्कस करने के लिए बुलाया गया। तो क्या ऐसा ही है सर, यही एजेंडा था इस इजलास का या कुछ और था? देखिए, बात यह है कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की सीनियर लीडरशिप बैठती है तो वो यकीनन पॉलिटिक्स पे भी बात करती है, गवर्नेंस पे भी बात करती है। इत्तेफाक से आज हमारी जो मीटिंग थी वो आप लोगों के बारे में ज्यादा थी कि मीडिया अफेयर्स के बारे में या मीडिया में जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो उसके बारे में ज्यादा थी। वो उसका कोई ताल्लुक पीडीएम से एज सच नहीं था। लेकिन हमने देखे जब भी हम आपस में मिलते हैं तो जो सियासी सूरत हाल है उसका जायजा जब लिया जाता है तो नेचुरली जो भी पीडीएम की एक्टिविटीज है या और जमातों की एक्टिविटीज हैं, जमात इस्लामी की एक्टिविटीज हैं, उस पर डिस्कशन तो होती है। अच्छा सर, मैं अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आवाम के लिए, तो मीडिया भी डिस्कस हुआ, यानी मीडिया पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी आपकी तरफ से, आपकी जमात की तरफ से, और उसमें पीडीएम के नैरेटिव को जो कि आपके मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव है उसको काउंटर किया जाएगा। ये सब कुछ डिस्कस हुआ सर? देखिए, हमने पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव की बात नहीं की। मैंने जैसे कहा आपसे कि ज्यादातर जो मीटिंग हुई वो इस बात पे थी। देखिए, हमारे रिप्रेजेंटेशन होती है, आपके प्रोग्राम में मैं आया हूँ और प्रोग्रामों में लोग जाते हैं तो ये कई चीजें डिस्कस करने वाली होती हैं कि कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, और मीडिया लेकिन ये कोई स्पेसिफिक बात, वैसे तो आपको नजर आ रहा है कि पीडीएम का नैरेटिव क्या है, उसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है। बड़ा ही एक लिहाज से आप कहेंगे मुल्क की सालवियत के खिलाफ ये नैरेटिव है। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस नैरेटिव पे हमने बात नहीं की। अवाम को नैरेटिव नजर आ रहा है। ठीक, तो शफकत महमूद साहब, अगर कंसर्न नहीं है आपके लिए पीडीएम को इतना बड़ा, तो गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं सर? लाहौर में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इनके कुछ लीडर, इनके कुछ जो है वो लोग वो गिरफ्तार भी हुए और पर्चे भी दर्ज हो रहे हैं इन पर। तो सर अगर ये मामला नहीं है तो फिर ये हुकूमत इस काम में इतनी एक्टिव क्यों नजर आ रही है? नहीं, आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं गिरफ्तारियां, जैसे कि सारे मुल्क में गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर ये बात होती तो जो गिलगित बल्तिस्तान में जलसे हो रहे हैं वो ना हो रहे होते पीडीएम के या पीपल्स पार्टी के और
पीडीएम का तो खैर नहीं है, नून लीग के। और दराड़े तो नजर आ इंतखाबी रही जलसे हैं ना हैं दोनों, जी दराड़े नजर आ रही हैं उनके उन जमातों में भी। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई एक आदि, मुझे वैसे अरेस्ट नहीं, पर्चे हुए हैं। अरेस्ट अगर एक केस में हुई है, मेरा ख्याल है कि कोविड की खिलाफ वर्जी पे, लेकिन मुझे और किसी अरेस्ट का पता नहीं है। तो सर वैसे ऑपोजिशन ये कहती है कि कोविड की खिलाफ वर्जी तो पीटीआई के इंतखाबी जलसों में भी हो रही है, और माशाल्लाह ये जलसा बहुत बड़ा था आपका एहसास प्रोग्राम का, वो सेहत कार्ड का, सॉरी, वो बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन खिलाफ वर्जी हुई। तो सर ये गिरफ्तारियां जो है, अगर चले मैं गिरफ्तारियां नहीं कहता, एक आधी गिरफ्तारी और बाकी पर्चे, इसका फोकस नून लीग पर रहेगा सर, या बाकी जमातों के साथ भी ऐसे सलूक रखा जाएगा? नहीं, देखें, कोई फोकस किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि गलत तासुर है कि फोकस जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी पे है। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो अलग पार्टी से हो, बे पार्टी से हो, जी पार्टी से हो, किसी पार्टी से हो। वो तो उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से, क्राइम का ताल्लुक एज सच नहीं होता। क्राइम कमिट होता है, जो कमिट करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो किसी सियासी जमात का मेंबर हो सकता है। तो शफकत महमूद साहब, बतौर सियासी जमात पीटीआई ने कहीं पर भी कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं की पूरे पाकिस्तान में? मतलब आप यू सर्टन अबाउट इट सर? देखिए, मुझे नहीं पता कि इमरान नजीर शायद उसका नाम है, या मुझे पूरी तरह नाम नहीं पता उसका, कि उसके ऊपर कोरोना के ऊपर हुई है या किसी पर कोरोना की खिलाफ वर्जियां तो हो रही है। कुछ लोग जो हमारे जलसों में आते हैं, बावजूद हमारी तलकीन के कि भाई आप मास्क पहन के आए, वो नहीं पहन के आते, बिल्कुल खिलाफ वर्जी होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि जो गिरफ्तारी लाहौर में हुई है वो सिर्फ कोरोना की खिलाफ वर्जी है, या पुलिस को डराना, धमकाना, या कानून को अपने हाथ में लेना, ये सारी चीजें भी शामिल। बिल्कुल ठीक है शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब पीडीएम जो है वो नाम लेना है नहीं लेना है, जो इसके चक्कर में पड़ गई है, आखिर उसकी वजह क्या है, पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर लीडर एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहसन साहब, मुझे ये बताइएगा कि नाम लेने पर किसको एतराज है? मतलब पीडीएम में, मुझे आई एम श्योर आपको शायद नहीं होगा क्योंकि आपके लीडर ने ही नाम लिया था ना सर, तो बाकी जमातों में से कौन है जिसकी वजह से आपको बैठना पड़ा और फिर ये फैसला करना पड़ा कि अब हम नाम नहीं लेंगे, अब हम बाकी सब कुछ करेंगे पर नाम नहीं लिया जाएगा, तो वो कौन है सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि नाम लेना या ना लेना ही मटीरियल है। असल चीज वो मकासद और चार्टर है जिनके ऊपर पीडीएम कायम हुई है। और अभी कल ही जो सरबराह इजलास हुआ है उसमें तमाम पार्टीज ने अपने इस मौक़िफ़ का इरादा किया है कि हम इन मकासद के हसूल के लिए अपनी जद्दोजहद को न सिर्फ भरपूर तरीके से आगे बढ़ाएंगे, बल्कि हम मुकम्मल तौर पर इन असूलों पर कारबंद भी रहेंगे। तो लिहाजा इस हवाले से अगर कोई नाम लेता है या नहीं लेता वो फर्क नहीं पड़ता। असल बात तो मर्ज की तशखीस है, और वो मर्ज की तशखीस सबने एक ही की है कि ये मुल्क इसलिए चल नहीं पा रहा कि इसको आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। ये मुल्क इसलिए नहीं चल रहा कि तमाम इदारे अपने हदूद से अंदर रहकर काम नहीं कर रहे। ये मुल्क इसलिए नहीं चल पा रहा कि इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर में जो आइन ने लिमिट दी हुई है उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा। और इस मुल्क ने अगर कामयाब होना है तो उसके लिए पार्लियामेंट को खुद मुख्तार अपना किरदार अदा करना है, अदलिया ने आज़ादाना किरदार अदा करना है। इस मुल्क में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसे हमें बर्दाश्त करना है, और इस मुल्क के अवाम के इकोनॉमिक राइट्स को हमें गारंटी करना है, जैसे कि आइन में पाकिस्तान कहता है। तो ये जो बुनियादी तशखीस है इसके ऊपर तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है। अब उसके बयान करने में उसकी जो इंटेंसिटी है वो किसी को कुछ और नजर आ सकती है, किसी को कुछ और नजर आ सकती है। नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, मैं समझता हूँ कि उसके मुकाबले में कोई राय इसलिए नहीं दे सकता कि वो पाकिस्तान के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है जो 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और जितना मुशाहिदा इस पावर स्ट्रक्चर का और तजुर्बा उनका है किसी और लीडर का नहीं है। किसी ने उनसे बहुत थोड़ा अर्सा इसको देखा है, किसी ने अभी देखना है, लेकिन उनका जो तजुर्बा मुशाहिदा है वो तो
इस वक्त पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, लिहाजा वो अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बिना पर इन बुनियादी जो नकाइस हैं हमारे सिस्टम के, उनकी निशानदेही करते हैं। जी, तो ऐसा साहब, क्या बिलावल भुट्टो साहब की तरह नून लीग के अंदर भी ऐसा तासुर पाया जाता है कि मियां साहब ने नाम लेके गलत किया, नाम नहीं लेना चाहिए था? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं, बल्कि हम जो अवाम के अंदर जा रहे हैं, अभी गिलगित बल्तिस्तान में आप भी मीडिया पे देख रहे होंगे कि जो जलसे हमारे हो रहे हैं, इससे तो ये लगता है कि पाकिस्तान के तमाम लोग नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के बयानिए की पुष्ट पर खड़े हैं और वो उसे ओन कर रहे हैं। और ये बयानिया किसी के खिलाफ नहीं है, ये बयानिया उस मर्ज की करता है जिसकी वजह से ये मुल्क चल नहीं पा रहा, और मुल्क ना चलने का नुकसान जहाँ अवाम को हो रहा है वहाँ हमारे इत्तेफाक को भी हो रहा है, क्योंकि हमारी मैशियत उससे मुतासर हो रही है। अगर हमारी मैशियत दोबारा चालू नहीं होगी, हमारी मैशियत नहीं होगी, तो हम चाहे जितने मर्जी बहादुर हों, हम चाहे जितने मर्जी असले के हाथ लगा लें, अगर हमारी मैशियत हमारे दिफा के पीछे नहीं होगी तो हमारी वो सारी बहादुरी और जज्बा बेकार चला जाएगा। लिहाजा जो बयानिया हमारा है, इसका मकसद इस मुल्क को एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम देना है, एक मजबूत मैशियत देना है, और इन दोनों के साथ इस मुल्क के दिफा को मजबूत और नाकाबिले तस्वीर बनाना है। अच्छा, तो सर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, नवाज शरीफ साहब का एक बयान है जिसको आप आगे लेके चल रहे हैं। तो ऐसा साहब, अब आगे क्या मतलब इसके बाद क्या? अब आपको क्या लगता है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट तो बैठ के काउंटर स्ट्रेटजी बना रही है पीडीएम को काउंटर करने के लिए सर, तो अब आप एक पेज पे रहते हुए बाकी तमाम जमातों के साथ एक ऐसा बयानिया लाने में कामयाब हो जाएंगे जिस पे सब मुत्तफिक होंगे, किसी को एतराज नहीं होगा? देखिए, वो बयानिया तो हमने पेश किया है और उसकी तफसील भी इंशाल्लाह जो 13-14 नवंबर का इजलास है उसमें उसको हम पेश करेंगे ड्राफ्ट को, ताकि मंजूर किया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत पर किसी को एतमाद नहीं रहा, और ये एक ऐसी हुकूमत है कि जिसका प्राइम मिनिस्टर ये समझता है कि वो इस मुल्क के अंदर वाहिद पाकिस्तानी है, बाकी सब चोर डाकू हैं, बाकी सब गद्दार हैं, और वो एक कोई सुपर ह्यूमन चीज है जिसने अपने एक तनहा इस मुल्क को लेकर चलना है। और डेमोक्रेसी आपको पता है कि दो पहियों का नाम है, हुकूमत और अपोजिशन। अगर दोनों पहिए ना चलें तो वन व्हीलिंग गाड़ी नहीं चलती जमहूरियत की, ये दोनों पहियों के साथ ही चलती है। और बड़े बड़े कौमी बहरान आए, मसाइल आए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी अपोजिशन के साथ बैठना गवारा नहीं किया, उसे अपनी तौहीन समझा। तो ये तो ना इस बात पे यकीन रखते हैं, बल्कि उल्टा मुसलसल कौम को तकसीम कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, जो कि मुल्क के लिए इंतहाई मोहलक है। इसलिए हम समझते हैं कि अब इस निज़ाम को जो 2018 में मसनूई तौर पे टेस्ट ट्यूब के जरिए निकाला गया था, इसको अब घर भेजना चाहिए, एक नया आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन हो, ताकि हकीकी नुमाइंदा क़यादत आए, वो मुल्क के मसलों को हल करे। हम एक दलदल में धंसते जा रहे हैं, हमारी मईशत जो है वो मुसलसल एक गुर्दाब में फंसी हुई है। आप आम आदमी से पूछिए जाके कि उसकी जिंदगी में क्या रह गया। बिजली गैस बिल अदा करने के बाद इतने पैसे नहीं बचते कि वो बच्चों को रोटी खिला सके, उनकी फीस अदा कर सके। तो इस वक्त पाकिस्तान है, अब इसके लिए जो मैं समझता हूँ जाती तौर पे, और ये बात का इजहार कर चुका हूँ और हमारे दूसरे लीडर्स भी कह चुके हैं कि हमें एक संजीदा, ओपन, फ्रैंक, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो फौज है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मीडिया है, ये सारे मूवर्स एंड शेकर्स हैं कि हम पाकिस्तान के। लेकिन सर खान साहब के सामने जब ये ग्रैंड डायलॉग की बात फिर रखी गई तो उन्होंने जवाब दिया कि आई एम रेडी, मैं ग्रैंड डायलॉग के लिए रेडी हूं। पर जब ऐसी बात होती है, ऑपोजिशन मुझसे एनआरओ मांगने लग जाती है। वो ये कहते हैं मैं बात करने को तैयार हूं, पर मुझसे एनआरओ ना मांगा जाए। देखिए, ये तो उसका खत है। ये मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के आईन के तहत, कानून के तहत कौन सी शेख है जो वजीर आजम को एनआरओ इख्तियार रखती है? अपोजिशन के जितने केसेस हैं वो नैब ने एहतसाब अदालतों में दायर किए हुए हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन नैब ने करनी है।
ये हुकूमत बीच में कहां से आती है? या तो ये फिर इस बात की ओनरशिप लें कि जितना इंतकामी इस वक्त अमल चल रहा है वो वजीर आजम के इशारों से चल रहा है, और जब वजीर आजम चाहेंगे वो बंद हो जाएगा, और जब वजीर आजम कहते हैं वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हुकूमत ये कहती है कि नैब का एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो फिर ये बताएं कि ये एनआरओ किस तरह से हमें दे सकते हैं, किस कानून के तहत दे सकते हैं, किस कानून के तहत ये नैब की प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज हो सकते हैं, किस कानून के तहत ये एहतसाब की अदालतों पर असरअंदाज हो सकते हैं। ये सब इनकी कहानी है जो इन्होंने बनाई हुई है अपनी नाकामियों को, अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए, क्योंकि हुकूमत इनसे चल नहीं रही है। बस एक ही इनके हाथ में तस्बीह है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। भाई ना आपसे कोई एनआरओ मांगता है, ना आप किसी को एनआरओ दे सकते हैं। नहीं सर, देखिए आप ही इल्जाम लगाते हैं कि नैब के पीछे इमरान खान साहब हैं, आपके पीछे होने वाले केसेस, यहां तक कि गद्दारी के मुकदमों के पीछे इमरान खान साहब है। अगर आप पर ढाई जाने वाली मुसीबतों की वजह इमरान खान साहब हो सकते हैं, तो वो शख्स जो मुसीबतें ला सकता है वो मुसीबतें उठा भी तो सकता है ना सर। तो अगर वो आप पर ये तमाम चीजें करवा सकते हैं आपके बकौल, तो वो तो कल को एनआरओ भी दे सकते हैं। फिर नहीं तो फिर इस बात का वो इतराफ करे ना। यही तो झगड़ा है कि वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। या तो वो इतराफ करें कि जो कुछ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं नैब उनके कहने पे कर रहा है और मेरे कहने पे ये रोक भी सकता है, वो ये इतराफ भी नहीं करते और साथ में इसकी ओनरशिप भी लेते हैं कि मैं जब चाहूंगा ये सारा अमल रुक जाएगा। तो किसी एक तरफ तो वो बात करें ना, ये असल में वो धोखा दे रहे हैं कौम को, अपनी नाकामियों को, नाअहलियों को छुपाने का। ना उनसे मईशत चल रही है, ना उनसे गवर्नेंस हो रही है, ना उनसे खारजा पॉलिसी चल रही है। कश्मीर इन्होंने गंवा दिया है, आज हम दुनिया के अंदर अकेले खड़े हैं, तमाम हमारे दोस्त मुल्क हमसे अलहदा हो चुके हैं। तो पाकिस्तान को तो एक इन्होंने बंद गली में लाके खड़ा कर दिया है और उसका चूंकि दिफा नहीं कर सकते, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। नीचे करप्शन पे बात करते हैं, कौन सी करप्शन? मैं फिर कहता हूं कि मैंने 5 सालों में 3,200 अरब रुपया अपनी वजारत से तरक्याती मंसूबों के लिए जारी किया है। 3,200 अरब रुपया पाकिस्तान की तारीख में कभी डेवलपमेंट पे नहीं खर्च हुआ। ये किसी एक मंसूबे में 32 रुपए साबित कर दें कि मैंने मटेरियल गेन लिया है या कोई माली फायदा उठाया। अब तकरीरें कर देना, इल्जाम टीवी पे आके लगा देना। 1.5 साल हो गए हैं मुझ पे इल्जाम लगाया कि जी 70 अरब रुपया इसने कमीशन खाया मुल्तान शक्कर मोटरवे पे। वो मेरा ख्याल है जिस वजीर ने इल्जाम लगाया उसको 70 अरब का भी नहीं पता कितने होते होंगे, लेकिन 1.5 साल में। ठीक है एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे हमारे यहाँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हमेशा खवातीन को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, ये कैसा नया चलन निकल पड़ा है पाकिस्तानी सियासत में। वक्फे के बाद नाज़रीन, कराची कौमी सियासत का महवर रहता है, लेकिन कराची ने जिन जमातों की झोली में अपना मैंडेट डाला है वो कराची का मुकदमा लड़ने में नाकाम नजर आते हैं और यही अदम कारकर्दगी कराची की सियासत में एक और फरीक के लिए राह हमवार कर रही है, वो है पाक सरजमीन पार्टी। तो जो पहले जमातें शिकवा करती आई हैं कि उनके पास यह अख्तियार नहीं था, यह फंड नहीं था, अगर यही मैंडेट पाक सरजमीन पार्टी की झोली में जाता है तो क्या वो भी यही शिकवा करेंगे या उनके पास अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए कोई ठोस हल मौजूद है? बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पाक पार्टी के सरबरा जनाब मुस्तफा कमाल साहब। मुस्तफा साहब ये बताइएगा, ये जमातें और खास तौर पर MQM पाकिस्तान, उसको मैंडेट एक दफा नहीं कई दफा कराची का मिला, लेकिन कराची की हालत बदल नहीं पाई है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का 12वां साल है, वो भी बदल नहीं पाए हैं। तो सर आप इस खला को क्या पुर करने की अब अहलियत रखते हैं और अगर आपको मौका मिलता है तो क्या मुख्तलिफ करेंगे आप? देखिए अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली ये जो गैप है वो अब लोगों को फलसफियाना बातें करके ये गैप नहीं फिल हो सकते। जिन लोगों को ने क्या ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो काम करने की सलाहियत रखते हैं, डिलीवर कर सकें, और उन्हीं की तरफ लोगों का रुझान है। और कल का हमारा जो जलसा है वो इस बात की गमादी करता है कि कराची के लोग जो कि बाशऊर लोग हैं, उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में एक जगह जमा होकर एक पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन शो कर दी, जिसके पास अभी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, MP, MNA, गवर्नर, कौंसलर नहीं है।
और ये इस बात की गम्माज़ी है कि इंशाअल्लाह ताला पाक से ज़मीन पार्टी ही वो पार्टी है जो इन तमाम हालात को समझती भी है और इसका इदराक भी रखती है और उसको सही कर भी सकती है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि हम कराची जैसे बड़े शहर को हमने बनाकर चलाकर दिखाया है। और जहाँ तक इन जमातों की बात है तो इस वक्त लोग इस पाकिस्तान में जिस तरह की आज मायूसी है, इससे पहले कभी भी मायूसी नहीं थी। और मायूसी इस बात के कि देखिए पहले कभी ऐसा रहा है कि कभी लोग हुकूमत से अगर मायूस होते थे तो अपोजिशन से उम्मीद होती थी, या अपोजिशन से मायूस होते थे तो किसी हुकूमत से उम्मीद होती थी। इस दफ़ा पहली दफ़ा ये मामला है कि लोग अपोजिशन और हुकूमत दोनों से मायूस हैं, लोग टोटल कंप्लीट मायूस हैं, इसलिए कि हुकूमत लगी हुई अपनी हुकूमत बचाने में, सुबह से शाम तक उनको लगता ही नहीं कि वो हुक्मरान बन गए। ऐसा लगता है कि वो आज भी वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, उनका जो नैरेटिव वो इलेक्शन कैंपेन वाला नैरेटिव है, उनका हुक्मरानी वाला कोई नैरेटिव नहीं है, वो गुस्से में हुकूमत चला रहे हैं। दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं वो ऐसे बिहेव कर रही हैं कि आज तक कभी वो काउंसलर बने भी नहीं, एक दफ़ा भी काउंसलर नहीं बने। सो मच तो कि पीपल्स पार्टी जो आज तक हुक्मरानी कर रही है, सिंध में उनकी हुक्मरानी है, 12 सालों से हुक्मरान है, वो ऑपोजिशन का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं, रिवोल्यूशन इनकलाब लाने की बातें कर रहे हैं। भाई इनकलाब तो उनके खिलाफ आना चाहिए। अगर सिंध में कोई तबाही बर्बादी है तो उसकी सारी जिम्मेदारी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, और PMLN भी हुक्मरान रह चुकी है, JUI भी हुक्मरान रह चुकी है। तो मैं समझता हूं कि जो आज नैरेटिव है ऑपोजिशन जमातों का, हुकूमत का, उसमें अवाम की बात कोई नहीं कर रहा, और इवन के फ्यूचर में भी अवाम के लिए कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही, उनके लिए कोई सही पैकेज की बात नहीं हो रही, कोई ऐसी बात नहीं बताई जा रही कि जिससे लोग उम्मीद ये करें कि भाई चले आज प्रॉब्लम है ना, अब जो ये लोग हुक्मरान या अपोजिशन की जमातें बात कर रही हैं हमारा फ्यूचर ठीक हो जाएगा। तो हमारा आज वो कह रहे हैं हुक्मरान जो अपोजिशन वाले, भाई करंट हुक्मरानों को मुस्तफा साहब ये तो नहीं कर रहे, हमें हुक्मरान बना दो। ऑप्शन है वो है पाक से ज़मीन पार्टी। आपके पास सर देने को क्या है, मतलब समथिंग विच इज डिफरेंट या समथिंग विच इज बेटर? मुस्तफा कमाल के पास देने को फिलहाल क्या है कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए? देखिए फिलहाल तो मुस्तफा कमाल ने आवाज दी है कराची के लोगों को, कराची के लोगों को एक जगह जमा करके अमन दिया है। मुस्तफा कमाल ने कराची के सारी जुबानें बोलने वालों को अल्हम्दुलिल्लाह एक झंडे के नीचे जमा किया। पूरे पाकिस्तान में हम ये बात कर रहे हैं, कराची जो कि एक फ्रेगमेंटेड यहाँ पर एक तरह से पॉलिटिक्स थी, यहाँ पर एक पोलराइजेशन थी, यहाँ पर एथनिक पॉलिटिक्स थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि बलोच, पख्तून, पंजाबी, सराइकी, सिंधी सब एक जगह जो है वो जमा हो गए, मुहाजिर सब एक जगह जमा हो गए, और कल का जो ये मंजर था वो आप सब लोगों के सामने है। तो मुस्तफा कमाल के पास आज तो MNA MPA मिनिस्टर नहीं है, लेकिन इन हुक्मरानों को झंझोड़ने का काम, इन सियासतदानों को, अपोजिशन की पार्टीज को झंझोड़ने का काम आज हमने कर रखा है। हमने की ना आपसे कल ये बात कि 2 माह पहले कराची की सबसे बड़ी खबर यह थी कि नालों का पानी घरों में घुस गया है, 64 लोग हलाक हो गए हैं, और NDMA कराची आ गई है, वजीर आजम कराची में आकर पैकेज देकर जा रहा है, आर्मी चीफ कराची आकर बैठ गए, चीफ जस्टिस कराची आकर बैठ गए। ये थी 2 महीने पहले की खबर। आज भी वही हालात हैं जिन हालात में NDMA यहां पर आई थी। कोई गली साफ नहीं हुई है, कोई नाला साफ नहीं हुआ। अब फिर जब लोग दोबारा मरेंगे, फिर जब दोबारा कैमरे लगेंगे, फिर इन तमाम लोग ये वापस आएंगे। हमने आवाज, और फिर उसके बाद 11 पार्टीज यहां पर आई हैं, 18 अक्टूबर को जलसा किया है, मेजबानी पीपल्स पार्टी कर रही है, और एक भी बात कराची की नहीं हुई, लोगों की बात नहीं हुई। तो हमने कल भरपूर कराची के लोगों ने आवाज लगाई है कि हमें बेवकूफ मत समझो, हम तुम्हारी इन तमाम चालाकियों और तमाम मक्कारियों को समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, या तो तुम हमारे हुकूक दोगे या फिर हम तुम्हारा एहतसाब करेंगे। अच्छा मुस्तफा साहब, एक मसला और है यहाँ पे, कराची का मसला या सिंध का मसला और है, ये सारा का सारा किसी एक के पास नहीं जाता ताकि वो उसकी ओनरशिप ले सके, ये बट के जाता है। अभी जो जमात जिसको मैंडेट मिला कराची का, उसका रोना ये है कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, फिर हमारे पास फंड्स नहीं थे, फिर ये नहीं था, वो नहीं था। कल को आपकी जमात को भी मैंडेट मिल जाता है, फर्ज कीजिए कराची की हद तक अगर फर्ज कीजिए मिल जाता है, तो फिर आपको भी यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। आपके पास भी इख्तियार अगर नहीं होगा, आपके पास भी फंड नहीं होंगे, तो प्लान तो फिर आपका भी धरे का धरा रह जाएगा। इसका हल क्या है मुस्तफा साहब? जो जमात ये कहती है कि उसके पास इख्तियारात, वसाइल नहीं थे, फंड नहीं थे, वो झूठ बोलती है। वो करप्ट थी, वो करप्ट है, वो बदकिरदार है, बदकिरदार थे, उसके लोग बदकिरदार थे जो जिम्मेदारियों पे थे। इस वजह से कराची के लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। 125 अरब रुपए का फंड खर्च किया है,
व्हाइट पेपर जारी किया गया है, एक लफ्ज का जवाब नहीं है, डॉक्यूमेंट्स के साथ खर्च किए। तो बदकिरदार लोगों की वजह से 4 सालों में ये कुछ देखना पड़ा। अगर वो अपने पैसे ईमानदारी से खर्च करते जो उन्हें मिल रहे थे और उसके बाद फिर इख्तियारात लेने की बात करते, तो ये सूबाई हुकूमत उनको ये इख्तियार देने पर मजबूर होती, लोग उनके साथ खड़े होते। तो उनके नैरेटिव पे जजमेंटल होने से मसाइल हल नहीं होंगे। तो उसका जवाब दूसरी, आपने कहा कि हम क्या, हमारे पास किरदार है, हमारे पास पहले का काम किया हुआ तजुर्बा है। इन्हीं इख्तियारात में कराची के सेवरेज का मसला, पानी का मसला, मेंटेनेंस का मसला, कचरे का मसला, रोडों की रिपेयर करने का मसला, पार्कों में ग्रीनरी का मसला, अस्पतालों में दवाइयों का मसला, ये हल हो सकता है। और जब आप ये काम कर लेंगे फिर आप फर्दर इख्तियारात के लिए सूबाई हुकूमत पे जोर डालेंगे, बात करेंगे, हर दरवाजे को खटखटाएंगे, और नहीं करेंगे तो लोगों को लेकर सड़कों पर निकलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि इस पाकिस्तान में अभी इतनी अंधी नहीं लगी हुई कि कोई किरदार वाले लोग खड़े हो जाएं, कराची जैसे शहर के लोग खड़े हो जाएं और कोई फिर अपनी अगर हुकूक नहीं दे और फिर अपनी हुकूमत चला ले। इट्स इम्पॉसिबल। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब सामने वाला बदकिरदार हो, जब सामने वाला खुद करप्ट हो, तो उसको फिर इख्तियार नहीं मिलता, इसलिए कि वो खुद करप्ट है। यानी पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट ने इख्तियारात भी दिए और पैसे भी दिए, यानी उन्होंने अपना हक अदा किया। तो कल को फिर मुस्तफा कमाल भी इसी जमात के साथ आगे चल के काम करेंगे कराची के लिए, यानी कि आपको लगता है कि आप अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं पीपल्स पार्टी के साथ? अली, उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया, मैंने नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने हक दे दिया, नहीं दिया हक। उन्होंने बहुत सारे हुकूक उन्होंने गस्ब कर रखे हैं, लेकिन जितना कुछ भी हक मिला हुआ था उस हक में कराची वालों के आज के मसाइल हल हो सकते थे, मैं ये कह रहा हूं। और मजीद जो हक है कराची वालों के, वो उन हक हुकूक को लिए जा सकते थे। दूसरी बात, बिल्कुल किसी भी पार्टी के साथ जिसको लोग मैंडेट देंगे उसके साथ बिल्कुल पीएसपी की कोई दुश्मनी नहीं है। पीएसपी काम करना चाहती, जो गलत करेगा हम बबांगे दहल बोलेंगे कि ये गलत हो रहा है, और जो सही करेगा हम बबांगे दहल बोलेंगे कि ये सही काम कर रहा है। हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये पार्टी हो या वो पार्टी हो, हमारा मसला ये वाला नहीं है। जो भी होगा उसके साथ मिलकर काम करेंगे। तो अब आप पाक सरजमीन पार्टी अगले जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं अगर सर, तो कितना टारगेट, एक रियलिस्टिक टारगेट बताइएगा सर जो आपने ज़हन में रखा हो कि भाई इतना मार्जिन तो हम ले जाएंगे या कम से कम हमारी बल्दियाती हुकूमत आ जाएगी? नहीं, हमारी बल्दियाती हुकूमत आएगी। जो आज इन मौजूदा लोगों की आप देखें, पीटीआई हुकूमत में फेल हो गई है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में फेल हो गई है, एमक्यूएम का जो है वो आपको हशर आपको पता है सारा। हम अगर तो लोगों के अपने मसाइल हल करने हैं तो पीएसपी के अलावा लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने इन्हीं इम्तिहानात से लोगों को गुजारना है तो फिर ये अकल समझ नहीं देगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को अल्लाह ताला ने हमें इस 2018 के इम्तिहानात से गुजार कर और हमारा सब्र चेक कर लिया, हमारी पुख्तगी अल्लाह ताला ने चेक कर ली, हमारा रास्ता चेक कर लिया, और इन हुक्मरानों को हुक्मरानी देकर इनको एक्सपोज कर दिया अल्लाह ताला ने। अब लोगों के दिमागों में कोई गुमान नहीं है। मैं समझता हूँ जिस तरह से लोगों का कराची वालों ने, मैं उनको झुक कर सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कल हमारी कॉल पर जिस तरह से पूरा कराची जमा हुआ है, जिस तरह से ख़वातीन, औरतें, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग, जिस तरह से पूरी फैमिलीज के साथ लोग आए, हर जुबान बोलने वाला, हर मसलक वाला, हर मजहब वाला जिस तरह से वहाँ उस बाग जिना में मौजूद था जहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं थी, ये उस खामोश इनकलाब की नवी सुना रहा है कि लोग अब मजीद खामोश नहीं रहेंगे और अपने बच्चों को नहीं मारेंगे। इन हुक्मरानों को हमें हमारे हुकूक देने पड़ेंगे। और ये आवाज तो कराची से उठी है, इसकी रोशनी गूंज पूरे पाकिस्तान में जा रही है, जाएगी, हर जगह का ये मसला है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त अगर लोगों को अपने मसाइल हल करने हैं तो पीएसपी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है पाकिस्तानियों के पास। एमक्यूएम पाकिस्तान से हिजरत करके आने वालों के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं या बंद हो गए? सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जो तौबा करेगा आ जाएगा, सीधे रास्ते पे चलेगा, हमारे नैरेटिव पे चलेगा, हमारे नजरिए को कबूल करेगा, सबके लिए दरवाजे खुले हैं।
नहीं तो वो फिर व्हाइट वॉश भी हो जाएंगे उनके किए धरे जो पिछले थे, क्योंकि ये तो इल्जाम लगता रहा पीएसपी पे जो इधर हिजरत करके आता है उसकी लॉन्ड्री हो जाती है, वो साफ हो जाता है। ऐसा है कि मैं जेल से किसी को छुड़वा कर लेकर नहीं आ रहा हूं, निकाल के लेकर नहीं आ रहा हूं। अगर वो किसी पार्टी में है और वहां पर उसको पकड़ा नहीं जा रहा, तो अगर फिर मेरे पास भी आ जाए तो ना पकड़ो भाई। अगर मैं व्हाइट वॉश, तो अगर वहां अगर किसी पार्टी में है और वहां पर अगर वो चल रहा है आराम से और वो मेरे पास आ जाता है, तो वहां तो हो सकता है 4 गलत काम भी कर रहा हो, मैं अपने पास तो उसको गलत काम नहीं करने दूंगा। मैं अली भाई उस वक्त कसूरवार हूं ना कि जब मैं किसी को जो है वो जेल की सलाखें जो है वो खुलवा कर तोड़वा कर वहां से निकाल कर ला के कहूंगा ये व्हाइट वॉश हो गया। मैं अदालतें मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, मैं किसी को पकड़ने से तो नहीं रोक रहा। अगर उसके ऊपर इल्जाम है तो पकड़ लो उसको पहले। तो अगर लेकिन अगर उसको पकड़ा नहीं जा रहा और उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है जिसको इदारे सरकार ये वो तो नहीं कर रही, तो फिर उसके बाद मुस्तफा कमाल को परवाह इसकी परवाह नहीं है कि कोई मुझे क्या कह रहा है। ये सारी बातें पुरानी हो गई। हमने फरिश्तों के ऊपर तबलीग करने के लिए हमने काम नहीं शुरू किया। इंसानों के ऊपर भटके हुए इंसानों को ही सीधा रास्ता दिखाना है डेफिनेटली। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास कोई बहुत बड़ा इस तरह का जुर्म नहीं है और वो आराम से कहीं पर किसी पार्टी में काम कर रहा है, तो कल वो अगर हमारी पार्टी में आएगा तो कोई मसला नहीं। ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत का चलन अजीब हो गया है। अफसोसनाक रिवायात जड़ पकड़ चुकी है। पाकिस्तान के सियासतदान ये बात भूलते रहते हैं कि खवातीन की इज्जत उनका फर्ज भी है और उनकी जिम्मेदारी भी। नाज़रीन, किसी ने सियासी मफाद के लिए सीनियर सियासतदान खवातीन को निशाना बनाने की कोशिश की, इनके बारे में गैर मोहताज जुमले कहते हैं, नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं, ऐसे बयानात देते हैं जिनमें खवातीन की तज़हीक की जाती है। हाल ही में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने मुखालिफ खातून सियासतदान मरियम नवाज के बारे में ऐसा बयान दिया जिसे किसी सूरत मुनासिब करार नहीं दिया जा सकता। मरियम कंपेयर पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। ये बयान किसी भी सियासतदान को जेब नहीं देता, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा वज़ीर आला पंजाब की मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान, जो खुद भी एक खातून है, उन्होंने तो एक तरह से इस बयान की हिमायत कर दी। मरियम बीबी, आप भी ज़रा अपनी अदाओं पे गौर करें तो शायद अमीन गंडापुर साहब को ये कहने की ज़रूरत ना पड़ती। अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज के चुनाव पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो आइडियालॉजी है, जो उनका रद्द-ए-अमल है, वो मैं उनके साथ हूँ। अहम बात यह है कि ये दोनों बयानात उस वक्त में आए हैं जब वज़ीर आज़म इमरान खान ये बयान दे चुके हैं हमारे मुल्क में खवातीन की इज्जत की जाती है, वरना मरियम नवाज को जेल भेजा जाता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते, लेकिन यहाँ औरतों का हम एहतराम करते हैं, इसलिए वो उसको इजाजत है कि खुल के बात करे। आखिर ये किस किस्म की इज्जत है, ये किस किस्म का एहतराम है? खवातीन दिखती कैसी हैं, कभी इस पर बात की जाती है। खवातीन बोलती कैसी हैं, कभी इस पर बात की जाती, और कभी खवातीन की उम्र पर बात की जाती। जो 2 बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। पाकिस्तानी खवातीन के लिए सियासी जद्दोजहद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन्हें मुखालिफ सियासतदानों का भी मुकाबला करना होता है और बीमार सोच का भी। इस जद्दोजहद के बाद तो किसी मकाम पर पहुंचती हैं, कोई कामयाबी हासिल करती हैं, तो इसके बारे में भी ज़ुबानी जुमले कह दिए जाते। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान खवातीन के बारे में नामुनासिब बात कह चुके हैं। हालांकि सब ही सियासी जमातों की सीनियर रहनुमाओं में खवातीन भी शामिल होती हैं। जो बात वफाकी वजीर गंडापुर ने मरियम नवाज के बारे में कही, उससे मिलती जुलती बात लीगी रहनुमा तलाल चौधरी फिरदौस आशिक अवान के बारे में कह चुके। ये बिल्कुल उसी तरह की तब्दीली है जिस तरह मेरा मतलब है बाजी फिरदौस आशिक, अगर उनका मुंह धो दिया जाए, जिस तरह वो मेकअप के अंदर से असल निकलेंगी, यानी वो बाजी फिरदौस की बजाय जो फिरदौस खान अंदर से निकलेगा, उसी तरह का चेहरा तब्दीली का है। ये तब्दीली नहीं, ये धोखा है। अपनी सियासत में इन सियासतदानों से ताल्लुक रखने वाली घरेलू खवातीन को भी मुलव्वस कर लिया जाता है। पीपल्स पार्टी, जो एक रोशन ख्याल जमात होने के दावेदार है, इसके चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया के बारे में नामौजू बात कह चुके।
हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फैसला किसने किया। पंजाब का वजीर आला का फैसला किसने किया? क्या किसी जादूगरनी ने किया? ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो 69 साल के हो चुके हैं, वो इस उम्र में भी ऐसी ही बात कह चुके हैं जो नौजवान बिलावल भुट्टो ने की थी। इस्लामाबाद तो अब जादू टूटने के वो गिरफ्त में है, ये आपको इल्म है कि नहीं? बस नून लीग के एक और रहनुमा राना सनाउल्लाह तो ना शाइस्तगी की तमाम हदें पार कर गए और वजीर आजम की अहलिया से मुतालिक इंतहाई नामाकूल और काबिल मजम्मत बयान दिया। नून लीग के एक सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली रुकन असम्बली शीरी मजारी पर बेजा रिमार्क्स पास किए थे। गारिम से संभाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस, बैठ जाओ। ऑर्डर इन द हाउस, चुप कराओ। नून लीग के एक और रहनुमा जावेद लतीफ ने पीटीआई के एक रुकन असम्बली के अहले खाना के बारे में ऐसी बात कही थी जो यहाँ दोहराना भी नहीं चाहता, ना ही वो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। सियासी रहनुमा और उनके अहले खाना ही नहीं, सियासी कारकुन खवातीन भी इस पस्त जहनियत का निशाना बनती आई हैं। वो खवातीन भी निशाना बनती हैं जो जलसों में शरीक होने के लिए आती। खवातीन मौजूद थी, उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहाँ से आई हैं। और कल के जलसे में किराए के जो है वो डांस करने वाले और वालियाँ जो हैं वो वहाँ पे वो है उन्होंने तमाशा लगाया कि लोगों को जो है वो अट्रैक्ट कर सके। कल जो खवातीन मौजूद थी, उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहाँ से आई हैं। नून लीग की रहनुमा आबिद शेर अली जो गुज़िश्ता दौर में पानी और बिजली के वज़ीर मुमलिकत थे, वो मीडिया से गुफ्तगू और टॉक शोज में तमीज़ का दामन छोड़ दिया करते थे, अक्सर छोड़ दिया करते थे। खवातीन का एहतराम उनके पास से भी नहीं गुजरा था। नून लीग की रहनुमाओं के ये बयानात सुनाने के बाद मैं मरियम नवाज शरीफ का आज का बयान आपको सुनाऊंगा, जिसमें वो सोच, जहनियत और जबानों के बारे में गुफ्तगू कर रही। बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये हुक्मरान सिर्फ जाली और सिलेक्टेड नहीं है, ये गंदे भी हैं। इनकी सोच भी गंदी है, इनकी जहनियत भी गंदी है, इनकी जुबानें भी गंदी। जब ये मुंह खोलते इनके मुंह से गंदगी और गलाजत टपकती है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की बयानबाजी पर मरियम नवाज का एतराज़ दुरुस्त, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के रहनुमाओं के बयान पर भी हर हवाले से काबिल मजम्मत ही होना चाहिए। सियासतदानों को सीखना होगा कि पार्टी वाबस्तगी से कता नजर खवातीन की इज्जत उनकी भी है और उनकी जिम्मेदारी भी। मजीद बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में 93% खवातीन को किसी न किसी अंदाज में जिनसी हरासी का सामना करना पड़ता है। आखिर माशरे को हो क्या गया? घरों और सड़कों से लेकर पब्लिक मकामात तक, दफातर से लेकर तालीमी इदारों तक खवातीन के लिए कोई जगह भी महफूज नहीं रही। हर जगह जिनसी भेड़िए और हवस के पुजारी उन पर हमला आवर होने के लिए तैयार रहते। बाजारों में खरीदारी नहीं कर सकती, बच्चों का स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल हो चुका है, हत्ता कि नौकरी के लिए दफातर तक महफूज नहीं है। इस्लामाबाद के निजी बैंक के शर्मनाक वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद IG इस्लामाबाद ने नोटिस लिया, जिसके बाद इंतजामिया हरकत में आई। सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने बताया कि मुलजिम को उसके बैंक ने मुलाजमत से फारिग कर दिया। उसके कुछ देर बाद तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बताया गया कि बैंक की F10 ब्रांच के मैनेजर उस्मान गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि निजी बैंक की जानिब से भी मुलजिम के खिलाफ एक्शन और नौकरी से निकाले जाने की तस्दीक की जा चुकी है। अब वफाकी मोतसिब की इंसदाद हरासगी ने इस निजी बैंक के सदर को 13 नवंबर को तलब कर लिया है और निजी बैंक को 1 अक्टूबर से नवंबर तक की CCTV भी जमा कराने की हिदायत की गई है। वफाकी मोतसिब के नोटिस में हिदायत की गई है कि मुलजिम उस्मान गौहर से मुतालिक इंटरनल हरासमेंट कमेटी के रिपोर्ट भी जमा कराई जाए। 2 रोज कबल साथी खातून के साथ शर्मनाक वीडियो पर हुकूमती सतह पर भी रद्द अमल सामने आ रहा। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि ये घटिया हरकत है, लेकिन इससे धचका नहीं लगा क्योंकि ऐसे वाक़यात रूनुमा होने का सिलसिला जारी है। इस मामले पर कानून हरकत में आएगा, लेकिन अगर हम खवातीन और बच्चों से बदसलूकी रोकना चाहते हैं तो हमें सोच की तब्दीली की ज़रूरत है। लेकिन इस गलीज और घिनौनी सोच की जड़ें मुसलसल गहरी होती जा रही हैं। खवातीन के साथ जिनसी हरासगी के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। वफाकी मुतसिब के रादोशुमार के मुताबिक 2019 में जिनसी हरासगी का शिकायत साल 2018 के मुकाबले में दुगनी थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 में सिर्फ पंजाब में रिपोर्ट होने वाले खवातीन से ज्यादती के केसेस 3387 हैं, जबकि खवातीन की जिनसी हरासगी के हवाले से काम करने वाली तंजीम
दुख्तर के मुताबिक 2019 में मुल्क भर से 20,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई, जबकि FIA के अदाद-ओ-शुमार और भी ज्यादा खौफनाक हैं। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में FIA को खवातीन को हरासा करने से मुतालिक 7,000 से ज्यादा शिकायत भेजी गई, जबकि सिंध में 2,136 शिकायत सबूतों के साथ मौसूल हुई हैं। जिनसी हरासगी के वाकयात तशवीशनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं। मददगार नेशनल हेल्पलाइन 1098 के बानी ज़िया आवान ने दावा किया था कि पाकिस्तान में 70% औरतें और बच्चियां जिंदगी में एक बार जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का शिकार होती हैं। यही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के खवातीन के इदारे के मुताबिक 93% खवातीन पब्लिक मकामात पर किसी न किसी किस्म के जिनसी तशद्दुद का शिकार रहती है। पाकिस्तान में जिनसी हरास के अमले पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जिनसी हरासगी होती क्या। ऐसी नापसंदीदा हरकत जिनके ज़रिए किसी से जिनसी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए। तालीमी इदारों या दफातर में मफाद के बदले जिस्मानी ताल्लुकात की पेशकश भी जिनसी हरासगी की एक किस्म है। यही नहीं बल्कि मानी खेज जुमले, नामुनासिब अंदाज से छूना और घूरना भी हरासानी के जुमरे में ही आता है, चाहे खवातीन घरों में ही हो, बाजारों में हो, तालीमी इदारों में हो या फिर दफातर में। मर्दों की जानिब से कोई भी ऐसा कदम या रवैया जिससे खवातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएं, वो जिनसी हरासानी के जुमरे में आएगा। जिस्मानी ज़्यादती या जिनसी हरासानी एक जुर्म है, गुनाह है, सबसे बढ़कर इंसानियत की तौहीन है। और जो खवातीन इस जुल्म का शिकार हो चुकी हैं वो पूरी जिंदगी इस लर्जा खेज वाक़े के असर से निकल। जुल्म सिर्फ वही नहीं होता जो जिनसी दरिंदों ने उन पर ढाया होता है। उस जुल्म के बाद जुल्म की एक नई कहानी शुरू हो जाती। माशरा इन खवातीन को अपनाने से इनकार कर देता है। मजलूम औरत को, मुतासरा खानदान को, इस खानदान के मासूम बच्चों, सबको माशरती बेहिसी का सामना करना पड़ता है। और इसके मुकाबले इस्मत दरी करने वाले घिनौने चेहरे बेखौफी के साथ माशरे में दंदनाते फिर। जराइम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं होते बल्कि पूरी दुनिया में शैतान सिर्फ भेड़िए खवातीन और बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। और इस जुल्म का शिकार होने वाली हर खातून हर रोज़ टूटती है, बिखरती है, हर रोज़ वो ख़ुद को समेटने की कोशिश करती है, चाहे वो खातून मशरकी माशरकी हो या फिर मगरबी मुल्क की शहरी हो। नाज़रीन, पाकिस्तान में औरत की बेहुरमती के वाक़यात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हरासानी और मुश्किलात के खिलाफ दर्ज कराने के लिए मुल्क में एक और सरकारी सतह पर हेल्पलाइंस भी मौजूद हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी भी बहुत कम किया जाता है। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।